बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाई स्टार एंड नॉर्थ सिटी पब्लिक सेकेंडरी स्कूल एंड कॉलेज की तरफ से तमाम बच्चों को ऑनलाइन लेक्चर्स में खुश आमदीद। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम बच्चे बखैर आफियत से होंगे। बच्चों, ये आपका कंप्यूटर का क्लास 6 का लेक्चर है और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों, आप लोग इस सीरीज़ को ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 को डिस्कस सुन चुके हो, जिसके अंदर हमने चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है द कंप्यूटर सिस्टम, और इसमें आपने बेसिकली ये देखा था कि हम कंप्यूटर को किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर अपनी ये डायग्राम देखी तो हमने इसको डिस्कस किया था। इसके अंदर हमने देखा था कि हम कंप्यूटर को 3 तरीकों से क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे हम साइज़ के बेसिस को क्लासीफाई कर सकते हैं, उसके पर्पज़ की बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, या उसकी वर्किंग की बेसिस को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ये 3 तरीके हमने देखे थे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक-एक करके इन तीनों को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है कि साइज़ के अंदर हम कंप्यूटर किस तरह क्लासीफाई कर सकते हैं, पर्पज़ के अंदर हम किससे क्लासीफाई कर सकते हैं, और हम वर्किंग के बेस में कंप्यूटर को किससे क्लासीफाई कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, इसके अंदर सिर्फ ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर का जो छोटा बड़ा होने से उस पर चेंज है, तो उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें और भी चेंज हो सकती हैं। जैसे कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, उससे कितने लोग काम कर सकते हैं, कंप्यूटर किस किस किसी भी काम को सरअंजाम दे सकता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को, बट कौन से सिर्फ हम साइज़ को डिस्कस करेंगे। अगर आप सब गौर से देखें, इसके अंदर आपको 4 तरह की क्लासिफिकेशन नज़र आ रही है। पहली आपकी है मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरी आपकी है माइक्रो कंप्यूटर, तीसरी आपकी है मिनी कंप्यूटर, और चौथी आपकी है सुपर कंप्यूटर। आज के सेक्शन के अंदर हम लोग इन चारों कंप्यूटर्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या किसके अंदर डिफरेंस है। बच्चों, इसके अंदर सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको कंप्यूटर का साइज़ अगर आप बड़ा या छोटा कर दोगे तो वो चेंज हो जाएगा। इसके अंदर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग एक एक करके आगे हम स्टार्ट करते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर से। जी, आपको यहाँ पे स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आपके क्या होते हैं, आपके ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिस पे आपके मल्टी यूज़र्स एक साथ काम कर सकें। मल्टी यूज़र का मतलब क्या होता है, आपका ऐसा कंप्यूटर जिसमें एट अ टाइम एक से ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल कर सकें। अब ये चीज़ आप लोगों के बिल्कुल नई होगी, क्योंकि आज तक आप लोगों ने जितने कंप्यूटर्स देखे हैं उसमें एक टाइम पर उसको एक ही पर्सन यूज़ कर सकता है। जैसे आपके घर के अंदर का कंप्यूटर है, अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो तो उसको कोई और उस टाइम कोई और उसको यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, अगर कोई और उसको तो यूज़ करोगे तो उस टाइम कंप्यूटर को आप यूज़ नहीं कर सकते। इट मीन्स हमारे जो कंप्यूटर हमारे जो घर में होता है वो आपका सिंगल यूज़र होता है, मगर आपका जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है ये आपका मल्टी यूज़र कंप्यूटर होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें उसके साथ साथ क्या है, और ये आपका बना होता है बहुत सारे पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर मिलके। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर सबसे मेन कंपोनेंट होता है जिसके थ्रू कंप्यूटर काम करता है और सारी चीज़ों को कंट्रोल और मैनेज करता है। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, आपके जो माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। लाइक एक माइक्रो प्रोसेसर नहीं होगा, एक से ज़्यादा होंगे, 2, 4, 8, या इस तरह आपके जितने नंबर माइक्रो प्रोसेसर से ज़्यादा होंगे, कंप्यूटर की उससे आपकी जो स्पीड होगी वो आपकी बहुत हद इंक्रीज़ हो जाती है। जैसा आपको लिखा हुआ नज़र ये आ रहा होगा कि ये कंप्यूटर्स आपके बहुत फास्ट कैलकुलेशन और बहुत स्पीडी कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन या बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन को एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके मेन रीज़न यही कि इसके अंदर आपके जो नंबर ऑफ प्रोसेसर यूज़ होते हैं वो आपके बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसके साथ साथ जिसका बाकी जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं वो भी आपके इस तरीके के होते हैं कि वो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। अच्छा, अब अपने से एक चीज़ समझ आ गई है कि इसके अंदर आपकी बहुत सी चीज़ें यूज़ होती है। इस वजह से क्या होता है कि ये कंप्यूटर्स आपके बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, इसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसको जो आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो उन्हें साइंटिफिक रिसर्च का काम करने के बहुत बड़े बड़े सिस्टम्स को उन्हें मैनेज चलाना होता है, तो वो इन तरह के कंप्यूटर्स को परचेज करती हैं और उनको यूज़ करती हैं। सेकेंडली, ये कंप्यूटर इस तरह के कंप्यूटर्स को हर कोई जाके ऑपरेट नहीं कर सकता। आपको इसके लिए स्पेशल आपको कोर्सेज पढ़ने पड़ते हैं, आपको उसके लिए स्पेशलाइज करना पड़ता है। तो इस वजह से इन कंप्यूटर्स को जो यूज़ करने के आपको बहुत सा एक्सपर्टीज चाहिए होती है। इसी वजह से ये कंप्यूटर्स आपको इतने कॉमनली यूज होते हुए नज़र नहीं आते। मगर जिस जगह आपको ये नज़र आते हैं यूज होते हैं, वहाँ पे फिर इसके जो प्रॉपर प्रोफेशनल्स होते हैं जो इसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ उसकी, जैसे कि अगर आप में से किसी ने नादरा के ऑफिस को विजिट किया है, नादरा के ऑफिस में क्या होता है, आप जैसे ही उसके अंदर एंटर होते हो आपके सामने एक स्क्रीन लगी होगी जहाँ पे आप अपना पर्सनल डाटा को एंटर करते हो और आप ये बताते हो कि यहाँ पे आप किस मकसद से आए हो। उसके बाद क्या होता है, आपको एक टोकन आपको मिल जाता है। उसके बाद आपको कहा जाता है कि आप वेटिंग एरिया में जाके वेट कीजिए। उसके बाद आपका जब नेम कॉल होता है, आप जब उस बूथ पे जाते हो जहाँ से आपको नेम कॉल किया होता है, आप जैसे ही वहाँ जाके बैठे हो आपके सामने स्क्रीन लगी होती है, और आपको स्क्रीन के सामने स्क्रीन के ऊपर आपका सारा वही डाटा आपको शो हो जाता है जो आपने फर्स्ट स्क्रीन पे एंटर किया था। अब यहाँ पे ऐसा क्या हुआ है, ऐसा कैसे पॉसिबल है ये?
बेसिकली होता क्या है, वहाँ पे आपके जितने भी सिस्टम आपके लगे हुए हैं वो सारे के सारे एक ही कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं। वो आपका कौन सा कंप्यूटर होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, आपने जब एक जगह पर डाटा एंटर कर दिया तो आपको वही डाटा बार बार जाके दोबारा एंटर करने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा, आप वहाँ पे जो भी चीज़ आपको बताओगे वो आपको जो भी आपसे डाटा लेगा, आपकी पिक्चर देगा, जो कुछ लेगा वो आपके साथ साथ सिस्टम पे अपडेट होती रहेंगी। अगर आप कहीं और जाके आप किसी और सिस्टम पे बैठे हो, आपको वही डाटा उसी तरीके से मिलेगा जो अपने लास्ट सिस्टम पे आप छोड़ के गए होगे। सो इस तरह कंप्यूटर्स आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम आते हैं। जैसे आपका अगर एयरपोर्ट है, आपका ये पुलिस डिपार्टमेंट है, या फिर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होता है, आपके ये कंप्यूटर इस जगह ऐसी जगह पे काम आते हैं। ये कंप्यूटर आपको दिखने में इस तरीके के नजर आते हैं। इसके आपका जो नेक्स्ट तरह कंप्यूटर्स हैं वो आपके हैं मिनी कंप्यूटर। बच्चों, मिनी कंप्यूटर्स आपके वो कंप्यूटर होते हैं जो मेन फ्रेम कंप्यूटर छोटे होते हैं मगर माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स वो होते हैं जो हम नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं। तो मिनी कंप्यूटर्स आपके इन दोनों के बीच में आते हैं, मतलब आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर के बीच में आते हैं ये। ठीक है, ये भी इसी जिस तरह आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, ये भी आपके उसी तरीके से मल्टी यूजर कंप्यूटर्स होते हैं, और इसके साथ आपके मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर यूज होता है जो मल्टी यूजर को जो सपोर्ट करता है। ठीक है, ये आपके उसी ऐसी जगह पे यूज होते हैं मगर ये इतनी एक्सपेंसिव नहीं होता, उनको ऑपरेट करना कंपैरेटिवली आसान होता है एज कम्पेयर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर। और ये आपके ज़्यादातर आपके जो नेटवर्क के सर्वर्स वगैरह होते हैं, जो आपके इंटरनेट के सर्वर्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे यूज होते हैं। इंटरनेट सर्वर क्या चीज़ होती है? आपका एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिससे आपके तमाम के तमाम कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं और वहाँ से आपका डाटा एक जगह से दूसरे कंप्यूटर या दूसरी जगह पर डाटा ट्रैवल कर रहा होता है। ऐसे उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनेट सर्वर्स होते हैं। ठीक है, आपको स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा एक आपका एक कंप्यूटर है। देन आपका है नेक्स्ट आपका माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं? आपके ये वो कंप्यूटर्स होते हैं जिसको हम नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं। बच्चों, इस कंप्यूटर का एक नाम और भी इसको कहते हैं आपके पर्सनल कंप्यूटर। क्योंकि अब मैं तो थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा आपको, फिर बाद में समझ आएगा इसको हम पर्सनल कंप्यूटर क्यों कहते हैं। बच्चों, ये आपके ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिसको आप नॉर्मली हर जगह पे आप देख रहे हो। जैसे आपके घर के अंदर कंप्यूटर अगर मौजूद है वो आपका माइक्रो कंप्यूटर कहलाएगा। अगर आपके पास आपका लैपटॉप मौजूद है वो भी आपका माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आएगा। अगर आप स्कूल के लैब को जाके देखो, आपके वहाँ पे आपको बहुत से कंप्यूटर्स मिल जाएंगे। वो सारे के सारे कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ साइज आपके कहलाते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, और ये आपके ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो एक बंदे के यूजेज के हिसाब से बहुत अच्छे होते हैं, और आपको उसको ऑपरेट करने के लिए कोई खास आपको चीज़ें एक्सपर्टीज हासिल करने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये आपके मल्टीटास्किंग कंप्यूटर्स होते हैं। मल्टीटास्किंग मतलब क्या होता है? आप एक कंप्यूटर के ऊपर बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर सकते हो। जैसे आपका अगर घर के अंदर कंप्यूटर मौजूद है तो उस पर आप बैठ के गेम खेल सकते हो। आपके फादर उसमें अपने ऑफिस का काम कर सकते हैं। आपका कोई अगर बड़ा भाई, आपके भाई बहन वगैरह उस पर अपनी स्टडीज़ कर सकते हैं। आपकी मामा अपनी कोई रेसिपीज़ या कोई आपके ड्रामा या कोई भी चीज़ आप बैठ कर देख सकते हैं। इट मीन्स आपकी ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो आपको बहुत सारे तरह के आपसे काम कर सकते हो। ठीक है, और इसके लिए हम करते क्या है, आपको उसके अंदर डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करना पड़ता है जिससे आप उस चीज़ को आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आपने गेम खेलना है, जब तक उसको कंप्यूटर आप इंस्टॉल नहीं करोगे उस गेम को, आप उसको आप प्ले नहीं कर सकते। ठीक है, और ये फिर वो कंप्यूटर्स होते हैं जो हम नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। जैसे आपको ऑफिस में नज़र आ जाएंगे कंप्यूटर्स, स्कूल में नज़र आएंगे, लाइब्रेरी, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन वगैरह। ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स हैं जो आपको और कंप्यूटर आपको इसके अलावा बहुत सी जगहों पे नज़र आएंगे ये वाले। ठीक है, देन आपके सुपर कंप्यूटर्स। बच्चों, सुपर कंप्यूटर आपके ये वो कंप्यूटर होते हैं जो सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर होता है। ठीक है, ये आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर और जो आपके मिनी कंप्यूटर्स होते हैं ये उससे भी ज़्यादा फास्टेस्ट और पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं। इसकी वजह क्या होती है? ये आपके जो कंप्यूटर्स होते हैं ये आपके ऐसे आपके इक्विपमेंट से मिलकर बने होते हैं जो बहुत हाईली सोफिस्टिकेटेड होते हैं। मतलब आपके ऐसे इक्विपमेंट्स जिसको अपने डिज़ाइन इस पर्पज़ के लिए किया होता है कि वो ऐसी जगह पे यूज़ हो सकें। ठीक है, बच्चों, ये कंप्यूटर्स आपके इंतहाई एक्सपेंसिव होते हैं। इसकी मेन वजह यह है कि इसके अंदर आपको जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और आपने उनको बिल्कुल स्पेशली डिज़ाइन किया होता है इसी काम को परफॉर्म करने के लिए। तो इस वजह से इन कंप्यूटर की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है ये। ठीक है, बट ये कंप्यूटर्स आपके सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर्स कहलाते हैं। मतलब ये आपके ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं कि आपकी विद इन सेकेंड्स आपकी मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और ये कंप्यूटर्स आपके ऐसी जगह पे यूज होते हैं जहाँ पे आपने रिसर्च करनी थी या फिर आपने ऐसे काम करना हो जहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन या फिर बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस आपके वहाँ पे इन्वॉल्व हों। ठीक है, जैसा कि रिसर्च पर्पसेस हैं या फिर आपके कुछ ऐसे मिलिट्री एप्लीकेशन जहाँ पे आपको रियल टाइम के अंदर आपको डाटा को कैलकुलेट करके उसको आपको रिस्पॉन्ड करना होता है। जैसे आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल है।
ठीक है। अब उसमें आप जहाँ से आप बहुत सारे जहाँ से आप मूव कर रहे होते हैं, आपने सबकी लोकेशंस को ट्रैक करके आपने देखना होता है कि कोई आपस में एक दूसरे के करीब ना आ जाए। अगर आपका कंप्यूटर स्लो होगा तो आपको कोई ना कोई डिजास्टर हो सकता है। इसी तरह आपके जो मिसाइल सिस्टम्स होते हैं वो भी आपके इसी तरह कंप्यूटर से कंट्रोल हो होते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी आपने बहुत आपको फास्टली आपको एक्शन देना होता है किसी भी चीज़ के ऊपर। इसी तरह आपको जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है वो भी सेम आपको इसी तरीके से काम कर रहा होता है कि अब वो करता क्या है, वो आपका जो मिसाइल आपकी तरफ आ रहा होता है, ये उसको उसके पाथ को ट्रेस करके कैलकुलेशन करके उसको डिटेक्ट करता है कि उस पाथ का, और फिर आपको उसी पाथ के ऊपर आपको दूसरा रॉकेट को फायर करके ये उसको रोक देता है। तो इस काम के लिए उसको बहुत फास्ट होना जरूरी है ऐसे कंप्यूटर्स का। ठीक है। उसके अलावा आप अगर स्पेस रिसर्च की अगर आपने करनी है तो आपको आप इस तरह के कंप्यूटर भी यूज़ करते हो। जैसे आपने अगर आपको कोई याद हो कि कुछ टाइम पहले साइंटिस्ट ने ब्लैक होल के इमेज को कैप्चर करने की कोशिश की थी और साइंटिस्ट में सक्सेसफुल हो गए थे। अब वो इमेज अगर हम नॉर्मल कैमरे से बात करें तो वो इमेज बहुत हल्का सा होता है, मगर आप जब आप स्पेस की बात करते हो आपको इमेजेस आपको बहुत बड़े, आपको बहुत सारा डाटा आपको इन्वॉल्व हो जिसको प्रोसेस करना होता है। तो अपने जो साइंटिस्ट ने जो इमेज कैप्चर किया था ब्लैक होल का, बेसिकली वो भी एक सुपर कंप्यूटर्स को यूज करते हुए उसको कैप्चर किया था। उन्होंने वहां से डाटा रिसीव किया, उस डाटा को रिसीव करने का उसको डिकोड करके उन्होंने उसको इमेज में कन्वर्ट किया। ठीक है। अब अगर आप इस तरह के काम अगर आप नॉर्मल कंप्यूटर से करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम आपको लगेगा, आपको सालों लग जाएंगे डाटा को प्रोसेस करते हुए। मगर जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वही काम बहुत स्पीडली आपको परफॉर्म करके दे देते हैं। अच्छा, आपको यहाँ पे एक स्क्रीन पर नजर होगा, ये आपको सुपर कंप्यूटर की इमेज है। अच्छा, ये तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब जो आपका इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड वर्किंग टेक्नोलॉजी, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आइए मैं आपको बता दूं कि आपने इसके अंदर होमवर्क क्या करना है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो आपका ये पहला क्वेश्चन है इसको आप लोग ये परफॉर्म कर चुके थे, इन हाउ मेनी वेज कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड। ओके, इसको आप ऑलरेडी राइट कर चुके हो। अब आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 पे नजर आ रहा है, व्हाट इज अ मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसको आपने इसका आंसर लिखना है ये। ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है इसको हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये आप यहाँ से इसका आंसर यहाँ से आप नोट डाउन कर लोगे ये। ठीक है। इसी तरह आपको यहाँ पे सेकंड कंप्यूटर आपको क्या नजर आ रहा है, व्हाट डू यू नो अबाउट मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं आपने ये बताना है, और उसको हम क्यों और उसको हम कहाँ पे किस काम के लिए यूज करते हैं। ठीक है। उसके आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको नजर आ रहा है, व्हाट व्हाई माइक्रो कंप्यूटर्स आर कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स। इसका रीजन आपको मैं बताया था कि जो कि माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं ये पर्सनल कंप्यूटर्स क्यों कहलाते हैं। इसकी वजह क्या थी, ये क्योंकि ये आप इस कंप्यूटर को सिर्फ एक पर्सन यूज करता है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं कि आपके पर्सनल कंप्यूटर्स कहलाते हैं ये। अच्छा बच्चों, उसके बाद आपने शॉर्ट नोट लिखना है सुपर कंप्यूटर्स के ऊपर। अब यहाँ पे आपके पास एक थोड़ा सा ऑप्शन है कि आप जो बुक में आपने जो स्लाइड जिससे हमने टेक्स्ट को डिस्कस किया वो भी लिख सकते हो। बट अगर आप थोड़ा सा क्रिएटिव होना चाहते हो तो आप थोड़ा सा इंटरनेट के ऊपर जाकर सर्च कीजिए सुपर कंप्यूटर्स के बारे में होते क्या है ये। आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें को मिलेंगी जिसको आप पढ़ के अपने हिसाब से आप शॉर्ट नोट को राइट डाउन कर सकते हो। आप में से कोई अगर उसको अपने पास लिखने की कोशिश करेगा तो वो बहुत अच्छा होगा, बट अगर आप नहीं कर सकते तो आपने जो ऑलरेडी लेक्चर में डिस्कस किया है आप उन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हो। बट यह फिर बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ होगी ये। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।